हम 22 और 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स वीडियो है, ये पूरी सीरीज है, ये 2026 और जो लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप होगा। एमसीक्यू एप्टीट्यूड आपको समझ आएगा, क्वेश्चन फॉर्म कैसे होते हैं, पैटर्न कैसा होता है, यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, आपको सोचना कैसे है, लॉजिक कैसे लगाना है, कौन से वर्ड्स पे फोकस करना है, कहाँ पे आपको ट्रिगर होना है, कहाँ पे आपको कौन चीज को नोटिस करना है, ये आपको समझना जरूरी है। तो इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको ये भी समझ आएगा कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे किया जाता है, लॉजिक कैसे लगाया जाता है, बुद्धि कैसे लगाई जाती है। सो डू फॉलो इट, ओके। और हार्डली 8-10 मिनट्स लगेगा आपको, एंड यू कैन नो बी डन विद योर न्यूज़पेपर एंड डेली वाला करंट अफेयर्स। एक एक घंटे का वीडियो देखने का इतना कुछ रेलिवेंस नहीं है। सो विद रेफरेंस टू जीनोम इंजीनियरिंग, अगेन यूपीएससी का फेवरेट, यू कैन से हॉट टॉपिक है ये। Consider the following statement. Germline gene editing leads to heritable genetic changes across generations. Second है somatic cell gene editing results in changes that are passed on to offspring, कि offspring में भी pass on होता है. Then third is germline editing is widely permitted across most countries. And fourth one is somatic cell gene therapy is currently being used in treatment of certain diseases. So pause the video, mark the answer. यूपीएससी ने इससे रिलेटेड चीजें, बायोटिक से रिलेटेड चीजें, डिजीज वगैरह या जीन थेरेपी वगैरह से रिलेटेड चीजें पूछी हुई है पहले। तो स्टैटिक है, थोड़ा करंट अफेयर्स में भी चीजें कवर्ड हैं, ये तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये इन चीजों फोकस करना है आपका कि मेन क्या है। सोमैटिक सेल जो जीन एडिटिंग रिजल्ट है, ये ऑफस्प्रिंग में पास ऑन नहीं होता है। ओके, जो सोमैटिक सेल है वो एक ही, जैसे आपके आप में कोई जीन थेरेपी कराएगी तो आपके जो ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा ये। सो दिस वन इज इनकरेक्ट, ओके। तो होता क्या, जर्म लाइन वाले में अक्रॉस जनरेशन जाता है ये। सो सोमैटिक सेल में नहीं जाता, जर्म लाइन वाले में जाता है, इसीलिए वाइडली परमिटेड नहीं है। क्यों परमिटेड नहीं है? जो आप लोगों ने सुना होगा कंसेप्ट डिजाइनर बेबी का कि अपने हिसाब से बेबी मैन्युफैक्चर कर लेंगे लोग, इस तरह की नाक होना चाहिए, इस तरह की आंखें होनी चाहिए, इस तरह का दिमाग होना चाहिए। इस वजह से एथिकल कंसर्न्स की वजह से ये नहीं है। तो सेकंड वन इज इनकरेक्ट, आपका थर्ड वन इज करेक्ट। पहला जो आपका है विद रेफरेंस टू, सॉरी, जर्म लाइन जीन एडिटिंग लीड्स टू हेरिटेबल, ये सही है। जर्म लाइन वाले में क्या होता है, आपका क्रॉस जनरेशन जाता है, सोमैटिक में सिर्फ सेम जनरेशन में रहता है। एंड द फोर्थ वन, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी करंटली बीइंग यूज्ड, तो हाँ डिजीज वगैरह के लिए अलाउड है ये कि एक ही जनरेशन में, तो इसलिए कि इसका एथिकल कंसर्न नहीं है। आप एक ही लेवल पे काम कर रहे हो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कास 9 करके सुना होगा, देन CAR-T थेरेपी सुना होगा। ये सारी चीजें जो हैं इसी में आती हैं, सोमैटिक सेल थेरेपी में। ओके, सो राइट आंसर फॉर दिस विल बी आपका सी विल बी द राइट आंसर। So now coming to question number two, consider the following statements regarding cultural heritage. First, tangible heritage includes architecture and physical artifacts. Second, intangible heritage includes rituals, crafts, and knowledge system. Third, lived heritage can exist independently of its historical context. And fourth, cultural narratives are always neutral and free from power structure. So please pause and mark your answer. ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि टेंजिबल हेरिटेज इंक्लूड आर्किटेक्चर एंड फिजिकल आर्टिफैक्ट्स, ये सही है। ठीक है, फिजिकल आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं और आर्किटेक्चर भी हो सकता है। सेकंड, इनटेंजिबल हेरिटेज इंक्लूड रिचुअल क्राफ्ट्स एंड नॉलेज सिस्टम, ये भी सही है। इंटेंजिबल हेरिटेज में रिचुअल क्राफ्ट एंड नॉलेज सिस्टम। थर्ड, लिव्ड हेरिटेज कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, ये गलत है। जो लिव्ड हेरिटेज होता है ना, वो एक कंटेक्स्ट में होता है, किसी चीज के कंटिन्यूटी में होता है, राइट। तो उसको इंडिपेंडेंटली हम देख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे बुद्धिस्ट चैंटिंग है हैंग में, तो वो कॉन्टेक्स्ट में कंटिन्यूटी में चल रहा है। फिर उसके बाद कल्चरल नैरेटिव आर ऑलवेज न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम पावर स्ट्रक्चर, आपको पता होना चाहिए कल्चर जो है वो कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन होता है, तो न्यूट्रल नहीं हो सकता। पावर किसी न किसी पावर स्ट्रक्चर के साथ जो है वो मिला हुआ ही होगा। ठीक है, तभी उसने सस्टेन किया होगा। और पावर का साइट होता है कल्चर, जैसे आप देखोगे हड़प्पा एम्पायर में जो आपने हेरिटेज साइट्स देखे, तो क्या है, वो पावर का सेंटर है। ठीक है, तो ये फोर्थ भी गलत है, करेक्ट हो जाएगा आपका बी, ओनली टू। थर्ड क्वेश्चन, which of the following best explains why Chernobyl continues to occupy a strong place in global memory? आप सभी लोगों ने होपफुली नाम सुना होगा, इसके नाम से एक सीरीज भी है। यू कैन वॉच इट आफ्टर प्रीलिम्स, अगर आप लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं इस साल का तो। So it caused the highest number of immediate deaths among industrial disasters। कह रहे हैं इसलिए फेमस है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ immediate deaths काउज किए इसने इंडस्ट्रियल डिजास्टर की वजह से।
देन इट वाज द ओनली न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन हिस्ट्री, कह रहे इकलौता न्यूक्लियर एक्सीडेंट है हिस्ट्री में। देन सी इज इट कंबाइंड टेक्नोलॉजिकल फेलियर विद पॉलिटिकल सीक्रेसी एंड ह्यूमन सफरिंग, कि मल्टीपल चीजों का लिंक इंटरलिंकेज था इसमें। एंड डी इज इट लेड टू द इमीडिएट कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, इसकी वजह से इमीडिएटली क्या हुआ, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो राइट आंसर फॉर दिस इज, होपफुली वुड हैव गॉट इट राइट, कि ये सी जो है आपका, क्योंकि इसकी जो हैंडलिंग थी, जो लोगों का ह्यूमन सफरिंग था, ये बहुत कैटास्ट्रॉफिक था। और इसमें पॉलिटिकल सीक्रेसी और जो आपका एक तरह से मिसमैनेजमेंट वाली चीज, हैंडलिंग वाली चीज को लेके भी इसमें काफी इशू रहे। इट वाज नॉट जस्ट अ टेक्निकल फेलियर, बट इसमें क्या था, गवर्नेंस फेलियर भी रहा, ह्यूमन कॉस्ट भी रहा, और इसके काफी सालों तक इसका इशू लोगों को फेस करना पड़ा। मास डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ, साइकोलॉजिकल एंड सोशल ट्रॉमा हुआ। तो मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। तो सी, ये न्यूक्लियर डिजास्टर था। अब इकलौता नहीं था, आपने मल्टीपल सुने होंगे, जैसे आपने रिसेंटली फुकुशिमा का सुना होगा, ओके, जो जापान में है, वो भी एक न्यूक्लियर डिजास्टर ही था। ओके, सो इट इज नॉट ओनली वन। Coming to question number 4, with reference to global space governance, consider the following statement. First, the Outer Space Treaty allows national appropriation of celestial bodies. Second, the Artemis Accords promote bilateral agreements rather than a purely multilateral framework. Third, the Moon Agreement calls for an international regime to govern lunar resource exploitation. Fourth, lunar resources such as water, ice are unlimited and evenly distributed across the moon. So please pause and mark the answer. तो इस साल जो है आर्टेमिस वाला एक जो आपका रॉकेट है वो लॉन्च हुआ था। एंड वो जो आर्टेमिस मून प्रोजेक्ट यूएस का है, नासा का है, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं, तो इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आउटर स्पेस ट्रीटी अलाउज नेशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, ये गलत है। इसको रोकने के लिए आउटर स्पेस ट्रीटी बनाया गया था कि कोई कंट्री नहीं बोले कि मून हमारा है, राइट, कोई कंट्री बोल दे कि ये वाला जो प्लेनेट है वो हमारा है, तो इस सब चीजों को रोकने के लिए कि स्पेस की से आउटर स्पेस वाले, तो ये चीज लाई गई थी। सेकेंड, द आर्टेमिस अकॉर्ड प्रमोट बायलैटरल एग्रीमेंट rather देन अ प्योरली मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क, ये सही है। बहुत सारे कंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर थर्ड, द मून एग्रीमेंट कॉल फॉर एन इंटरनेशनल रिजीम टू गवर्न लूनर रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, ये भी सही है। मून एग्रीमेंट में बोला गया कि एक इंटरनेशनल रिजीम में कोई एक पर्टिकुलर कंट्री जो है वो अकेली एक्सप्लॉयट ना करे। फोर्थ, लूनर रिसोर्सेज सच एज वाटर, आइस आर अनलिमिटेड एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द मून, ये गलत है। जो हमारा चंद्रयान गया था उसने फाइंड किया था मून के साउथ पोल पे, तो जो आपके मून के क्रेटर्स हैं और जो मून का जो पोलर रीजन है, स्पेशली साउथ पोल, वहां पे वाटर मिलता है, वाटर राइस। तो फोर्थ गलत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, 2 and 3। And fifth question, which of the following best explains the concept breach of privilege in parliament? Important है। Okay, so violation of fundamental rights by member of parliament, कि fundamental rights का violation हुआ है। Then be any act that obstructs or undermines the functioning authority or dignity of parliament or its member, कि भाई पार्लियामेंट या फिर उसके मेंबर का आपने अथॉरिटी वगैरह या वर्किंग वगैरह को आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया, अंडरमाइन किया। देन सी इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी, कि रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी के बीच में डिसएग्रीमेंट है। एंड देन डी इज फेलियर टू पास अ बिल इन पार्लियामेंट, की बिल पास नहीं कर पाए। सो पॉज द वीडियो देन मार्क द आंसर। ओके, सो तो राइट आंसर फॉर दिस इज, आपको पता होना चाहिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता क्या है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मेन आइडिया ये है कि आप पार्लियामेंट का या फिर पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है उनके प्रिविलेज, उनका एक तरह से राइट्स कह लो या बेनिफिट कह लो, उसको आप वायलेट कर रहे हो। जैसे उनकी फंक्शनिंग है, अथॉरिटी है, डिग्निटी है, उसको आप वायलेट कर रहे हो। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो आर्टिकल 105, और जो स्टेट असेंबली वाले प्रिविलेजेस हैं, स्टेट लेजिस्लेचर वाले प्रिविलेजेस हैं, वो आर्टिकल 194 में है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें ये कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं वो इनसे हैं तो, लेकिन लार्जली अनकोडिफाइड हैं, ऐसा नहीं कि हर एक चीज लिखी हुई है। और प्रिविलेजेस हैं क्या, दो तरह के प्रिविलेजेस हैं। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस इंडिपेंडेंट लोगों का है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट, जैसे सिविल केसेस वगैरह में अरेस्ट नहीं कर सकते हो आप उनको। एंड कलेक्टिव प्रिविलेजेस, जो अब पूरे पार्लियामेंट का जो इंटरनल वर्किंग वगैरह है, या उनके कंटेम्प्ट किया आपने, या उनको लेके आपने कुछ टारगेट किया, या उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोला, इन सभी चीजों को लेके, तो वो हो गया कलेक्टिव प्रिविलेज वाली चीज हो गई। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, आपको पता चल गया होगा क्या राइट आंसर इज बी, कि उनकी फंक्शनिंग आप इंडिपेंडेंट करने दीजिए, उनको आप वायलेट मत कीजिए। ठीक है, प्रिविलेज वर्सेस कंटेम्प्ट के ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है, कि आपने स्पेसिफिक प्रिविलेज को वायलेट किया। कंटेम्प्ट हाउस क्या है, पूरे हाउस की डिग्निटी को आपने वायलेट किया, उसको आपने काउंटर किया, अंडरमाइन किया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन रीजन।
असर्शन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन कैन बी डेवलप्ड फास्टर देन ट्रेडिशनल वैक्सीन। और रीजन क्या कह रहा है, दे रिलाई ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ पैथोजेंस rather देन रिक्वायरिंग कल्टीवेशन ऑफ द पैथोजन इटसेल्फ। राइट, सो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। तो आपका जो असर्शन है, ठीक है, वो सही है। बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन कैन बी डेवलप्ड फास्टर देन ट्रेडिशनल वैक्सीन। और रीजन भी सही है, दे रिलाई ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन of pathogens rather than requiring cultivation of the pathogen itself। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। आप जैसे एग्जांपल mRNA वैक्सीन है, कोविड के टाइम पे जो दिया गया था, राइट। ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैक्सीन का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।